प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर के बारे में। अभी जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा हुई है उसके गणित विषय के प्रश्न पत्र के पूरे हल के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। निर्देश: प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिने ओर होगा। तो आपको बताना है -3 गुणे 3 का मान किस पूर्णांक के दाहिने ओर होगा। तो पहले आप सभी को पता होगा कि हम पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे -3 गुणा 3 है, तो इसका गुणन कितना होगा? -3 गुणे 3, माइनस चिन्ह यहाँ पर है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस। माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? -3 त्रिका 9। तो अपना ये हुआ इसका मान -9। अब हमें बताना है कि जो -9 है वो किस पूर्णांक के दाहिने ओर होगा। तो अब हम देखेंगे संख्या रेखा। तो बच्चों, ये संख्या रेखा है, इसका मूल बिंदु 0 है। इसके इस साइड, इसके दाहिने साइड चलेंगे x अक्ष पे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और इसके बाएं साइड चलेंगे x अक्ष पे तो हमें नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक नंबर मिलेंगे। तो हमारा -9 है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो हमें ऋणात्मक अर्थात बाईं ओर जाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि -9 है जो किसके दाईं ओर है। तो हम देखेंगे -9 कहाँ है? जी है यहाँ पे। तो -9 जो है किसके दाईं ओर होगा? 10 के। -10 के। -10 के कहाँ होगा? -10 ये हो, इसका दाईं ओर इस साइड होगा। तो -9 -10 के दाईं ओर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, -10। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। न्यूनतम रूप होगा। तो हम देखेंगे हमें -12/20 का न्यूनतम रूप देखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे -12/20। तो हम पहले इसको कितने से विभाजित करेंगे? हम देखेंगे हमें न्यूनतम रूप चाहिए तो ये संख्या है जो 4 से, इसका अंश भी कट जाएगा और हर भी कट जाएगा। तो हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 पंचे 20। तो यहाँ माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा और इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा? अंश में 3 हो जाएगा और हर में 5। तो हमारा इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा -3/5। तो हम देखेंगे कि -3/5 किस विकल्प में है? जो कि हमारा सी नंबर में है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, -3/5। ओके बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। हम देखेंगे यहाँ लिखा है 3 की घात 2 की घात 4 का मान होगा। तो यहाँ पे हमें घात के ऊपर घात का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले हमें घात के ऊपर घात हो, तो हमें पता है कि इन घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो यहाँ 2 के ऊपर कितने की घात है? 4 की। 2 गुणा 4, क्योंकि घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की घात 8। तो यहाँ हमें 3 की घात 8 मिल रहा है जो हमारे किस विकल्प में है? बी नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 3 की घात 8। हम प्रश्न क्रमांक 4, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो हमें देखो बच्चों, ये 4 समीकरण दिए गए हैं और जो प्रश्न में बोला है उसके आधार पे हमें हल करना है। तो पहले तो बोला है किसी संख्या का, तो हम संख्या मानेंगे x। संख्या x हो गई। संख्या का 1/5 माने किसका? x का। x का 1/5 का मतलब होता है गुणा। तो संख्या का 1/5 उसी संख्या से अर्थात किससे? x से। कितना कम है? 20 कम। माने कम माने माइनस का चिन्ह लगेगा। कितना कम है? 20। तो यहाँ बराबर में 20 लिख देंगे।
अब हमने जैसा जैसा सवाल ने बोला वैसा वैसा लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखो एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, एक का गुणा एक्स में होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स बटे 5 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह 20 रहेगा। अब हम इसका थोड़ी व्यवस्थित कर लेंगे सवाल को, समीकरण को। तो हम इस x बटे 5 को इस साइड ले जाएंगे, 20 को इस साइड लाएंगे। तो हम यहाँ पे x ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x बटे 5। अब हमें ऐसा अभी लिखा नहीं दिख रहा है तो हम इसको और व्यवस्थित कर लें। तो ये हो जाएगा x बटे 5 बराबर x माइनस 20। ऐसा हमें कौन सा विकल्प दिख रहा है? ए नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है 7 बटे 20 का प्रतिशत रूप होगा। तो हमें 7 बटे 20 का प्रतिशत रूप निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत रूप निकालने के लिए हमें उस संख्या में 100 का गुणा करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 7 बटे 20 का प्रतिशत रूप निकालना है। तो 7 बटे 20 में कितने का गुणा करेंगे? 100 का। अब जो कुछ कट रहा हो उसको काट देंगे हम। तो काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 7 पना 35। तो कितना हो जाएगा? 35%, जो कि हमें मिल रहा है विकल्प बी में। तो बी नंबर इसका। अब देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 6। 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो हम देखते हैं कि पूरक कोण कितने अंश का होता है? तो पूरक कोण होता है हमारा 90 अंश का। तो हमें पूरक कोण 90 अंश होता है, तो हमें दिया है 65 अंश। तो 65 अंश के माप का पूरक कोण निकालना है। तो हम 90 में से किसको घटाएंगे? 65 को, तभी तो हमें पूरक कोण मिलेगा। इसका 65 का पूरक मिलेगा। तो 90 में से हम 65 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 की माने 10, 10 में से 5, तो 5 हासिल की है, 1 जुड़ जाएगी। तो 7 में से वो 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितनी बचेंगी? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 25 अंश। तो हमें कहाँ दिख रहा है? 25 अंश, सी नंबर पे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 25 अंश, जो कि 65 अंश का पूरक कोण हो जाएगा। ये बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का माप 60 अंश और 40 अंश है, तो तीसरा अंतः कोण होगा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3 कोण। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो यहाँ त्रिभुज के 2 कोणों की माप दी गई है और त्रिभुज के एक तीसरे अंतः कोण की माप हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के एक कोण की माप मान लेंगे x अंश, और हमें 2 कोणों की दी गई है, एक की दी गई है 60 अंश और एक की दी गई है 40 अंश। तो हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है? 180 अंश। तो अब हम यहाँ 180 अंश लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे। यहाँ x अंश जिसका हमें मान याद करना है, और ये 60 अंश और 40 अंश जुड़ के हो जाएगा 100 अंश। तो ये 100 अंश हो जाएगा। इस साइड हमारा पता ही है कि तीनों कोणों की माप 180 अंश। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमें x का मान याद करना है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ x अंश हम ज्यों का त्यों लिखे रहेंगे। यहाँ हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 100 में 180 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 अंश। तो ये हो जाएगा 80 अंश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 80 अंश, जो कि हमें दिया गया है विकल्प क्रमांक ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 अंश। तो अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, जो कि आपका दिया है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो हम यहाँ देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणे 1 भुजा की माप। तो देखो बच्चों, यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, हमें पता ही है सूत्र में होता है, और एक भुजा की माप। तो यहाँ हमें सवाल ने क्या दिया है? 4, एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, और इसकी इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमें दिया है विकल्प क्रमांक सी में। तो इसका सही उत्तर यहाँ हम प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो हमें जो संख्याएं दी गई है हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ संख्या लिखेंगे और यहाँ पर उनकी बारंबारता लिखेंगे संख्याओं की। तो हमारी यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ संख्या 2 लिखेंगे तो 2 की बारंबारता कितनी होगी, 2 कितनी बार है, 1। बारंबारता कहलाती है उसकी संख्या कितनी बार है, 1, 2 और 3। तो इसकी बारंबारता कितनी है, 3। अब देखेंगे हमें 6 तो एक ही बार दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 हमें 2 बार दिख रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से ऊपर वाला लेना है, कम वाला नहीं लेना है। अब देखेंगे हम 4, तो 4 की बारंबारता कितनी है, देखो 1, 2, 3 और 4। तो जो हमारे 4 की बारंबारता कितनी है, 4। तो और किसी की बारंबारता इससे अधिक है क्या, नहीं है, और तो सब इससे कम ही है। तो हमारी इसकी जो निम्नलिखित इसका जो बहुलक होगा वो कौन हो जाएगा, क्योंकि 4 की जो बारंबारता है वो 4 है, अर्थात इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, आपको घनाभ की आकृति के बारे में तो पता ही होगा कि घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे ही होती है ना। अब देखो इनको हम बनाएंगे, तो देखो शीर्ष मतलब होता है बच्चों, शीर्ष मतलब होता है कॉर्नर अर्थात किनारे। तो कुल कितने कोने होंगे घनाभ में, तो देखो कुल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो कुल कितने शीर्ष होंगे घनाभ में, तो घनाभ में कुल शीर्षों की संख्या हो जाएगी हमारी 8। तो जो 8 जो हमें विकल्प ए में दिया है तो इसका सही उत्तर होगा। देखिए बच्चों, तो आपको मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मैं आपको ये कक्षा 8 की जो परीक्षा होना है वो बोर्ड पैटर्न अर्थात बोर्ड ही होना है। तो इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और जो मैं 8वीं की 8 ग्रेड पुस्तिका है उसके सभी गणित विषय के सभी चैप्टर अध्यायों के वीडियो आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा, तो इसको आप देखना ना भूलें। थैंक यू, ओके बाय।